Good afternoon, students. Today we are going to start new chapter 3, Goodwill. Before starting the chapter, we need to know about the meaning of goodwill. Goodwill, in short form, we can say goodwill is an advantageous position which the enterprise is able to earn higher profit without putting extra efforts. कोई भी एंटरप्राइज अगर बिना अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करता है तो उसे गुडविल कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल के लिए मैं लेती हूँ, जैसे एक प्यूमा कंपनी एंड एक रीबॉक कंपनी, दोनों शू मेकिंग कंपनी है एंड प्यूमा कंपनी के प्रॉफिट्स हैं 20 lakhs और रिबॉक कंपनी के प्रॉफिट्स हैं 25 lakhs। बोथ आर सेम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, बट जो रिबॉक कंपनी है दैट कंपनी इज अर्निंग हायर प्रॉफिट लाइक 5 lakh rupees एक्स्ट्रा प्रॉफिट द रिबॉक कंपनी इज अर्निंग, so that rupees 5 lakh is called the value of goodwill. Now, what is the definition of the goodwill? It is the reputation of a firm which enable it to earn higher profit in comparison of the normal profit earned by the other firm in the same business. ये रीबॉक और मैंने प्यूमा का जो एग्जाम्पल लिया है, आई होप कि सबको ये समझ में आ गया होगा। नाउ सेकेंड स्लाइड जिसे मैंने ली है, आप देख रहे हैं देर इज़ अ नरूला आइस वर्ल्ड स्वीट्स एंड कुल्फी है। इनका जो नेट वैल्यू ऑफ बिजनेस है दैट इज 70 लाख, बट मार्केट में इस बिजनेस की वैल्यू है 75 लैक्स। इट मीन्स जब ये अपने बिजनेस को सेल करता है ही गेट्स रुपीज 75 लैक्स। अब ये एक्स्ट्रा 5 लाख विच द ऑनर ऑफ द बिजनेस has earned due to the brand name, customer size, सप्लायर्स और इट्स वर्कफोर्स, इन चारों रीजन से जो उसने एक्स्ट्रा 5 लाख रुपीज अर्न किए हैं दैट इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ गुडविल। ओके, नाउ what are the features of goodwill? Means what are the characteristics or qualities of a goodwill? It's an intangible asset. You have earlier studied in class 11 what is an intangible asset that cannot be seen or touched. Second point I have mentioned there, has a realizable value when business is sold. इसकी वैल्यू तभी पता चलती है जब बिजनेस को सेल किया जाता है, सेलिंग के टाइम ही इसकी वैल्यू हमें पता चलती है। नेक्स्ट पॉइंट, comes into existence due to various factors such as brand, trademarks and market reputation. इन सबके कारण से ही, इन सबके रीजन से ही यू कैन से कि हमें गुडविल का पता चलता है। नेचुरली जब आप मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट को बाय करते हैं तो आप ये चीज़ उसका ब्रांड देखते हैं, ट्रेडमार्क देखते हैं, मार्केट में वो कितनी स्टेबल है। लाइक अगर आप कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस खरीदते हैं तो लाइक आप फिलिप्स खरीदेंगे, सोनी खरीदेंगे, तो कोई मार्केट में जिस ब्रांड की स्टेबिलिटी होगी, वैल्यू होगी, उसी को बाय करेंगे। आफ्टर सेल सर्विस उसकी है या नहीं है, ये सब चीज़ें आप कंसीडर करके मार्केट को पूरा स्टडी करके ही आप किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को खरीदते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन द कंटेक्स्ट ऑफ पार्टनरशिप, it is value of share or profit sacrificed by the sacrificing partner in favor of another partner who gains the share of profit. इसमें क्या है, पार्टनरशिप के अंदर वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। इट मीन्स इन केस ऑफ एडमिशन, अगर कोई भी पार्टनर, इफ एनी न्यू पार्टनर एडमिट्स इन द पार्टनरशिप फर्म, then it means he has to sacrifice a share of goodwill because he's getting a share in goodwill, he's getting a share in goodwill। फ्यूचर में उसके आने से उसके जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स थे उन्होंने कुछ पास्ट में एफर्ट्स किए थे और प्रेजेंट में और फ्यूचर में नए पार्टनर को भी कुछ क्या होंगे, प्रॉफिट्स का शेयर मिलेगा। जो पास्ट में एफर्ट्स किए गए थे उसका प्रेजेंट में और फ्यूचर में न्यू पार्टनर को भी शेयर रिसीव होगा। दैट्स वाई उसको क्या करना पड़ेगा, उस गुडविल का वैल्यू ऑफ गुडविल हम अभी बताएंगे कौन कौन से केसेस में हमको कैलकुलेट करना पड़ता है, और इसीलिए न्यू पार्टनर को भी
उस गुडविल का शेयर उस एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को या ओल्ड पार्टनर्स को पे करना पड़ता है. ओके. नाउ, nature of goodwill. You have already studied nature means it's an intangible asset. So what type of asset the goodwill is? It's an intangible asset which does not have a physical existence. We cannot see or touched, and it's not a fictitious assets. Fictitious asset मतलब पता है ना, जो धीरे धीरे हम write off करते हैं, ये वो भी चीज नहीं है. It can be sold with the sale of the business itself. इसकी वैल्यू तभी पता चलती है जब हम क्या करते हैं, बिजनेस को सेल करते हैं. नाउ नेक्स्ट, नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. अब हम गुडविल को इवैल्यूएट क्यों करते हैं? व्हाट आर द केसेस व्हेन नीड फॉर इवैल्यूएशन ऑफ गुडविल अराइजेस? फर्स्ट केस, व्हेन द पार्टनर्स वांट टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सेकंड केस, when a new partner is admitted. I'm telling you about the previous example. When new partner admit in the firm, then he just sacrifices his share of goodwill to the existing partners. जब कोई नया पार्टनर आता है तो उससे उस गुडविल का, उस जिस डेट को नया पार्टनर बिजनेस के अंदर आता है, उसी डेट को गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है. मतलब बिजनेस को इवैल्यूएट किया जाता है, उसकी एसेट्स और लायबिलिटीज को इवैल्यूएट किया जाता है to know about the value of goodwill, because new partner has sacrificed the share of goodwill to the existing or old partners. So that's why we need to evaluate the goodwill. थर्ड केस, when a partner retires or dies. जब किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है और या फिर वो रिटायरमेंट ले लेता है, फर्म को छोड़ देता है, तो उस केस में भी उसने जो एफर्ट्स किए थे पास्ट में, उसके भी तो एफर्ट्स थे ना, जो छोड़कर जा रहा है उसके भी एफर्ट्स थे, तो उसे भी, यानी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को भी, जो बाकी रह जाते हैं पार्टनर्स, उनको, रिटायरिंग पार्टनर को भी उसी तरह से गुडविल का शेयर पे करना पड़ता है जैसे नया पार्टनर पे करता है, वैसे ही. नेक्स्ट है, व्हेन द पार्टनरशिप फॉर्म इज सोल्ड एज अ गोइंग कंसर्न. जब पार्टनरशिप बिजनेस को हम सेल करते हैं, वही हमने बताया था अभी आपको कि गुडविल का वैल्यूएशन, गुडविल की वैल्यू तो तभी पता चलती है ना जब पार्टनरशिप बिजनेस को सेल करते हैं. एंड नेक्स्ट केस इज व्हेन टू और मोर फर्म अमलगामेट्स. जब दो फर्म मिलकर एक फर्म बन जाती हैं. आपने सुना होगा कि पहले मारुति और सुजुकी दोनों अलग अलग कंपनीज थी. नाउ दे हैव जस्ट मेक बोथ फर्म्स आर अमलगमेटेड नाउ. सो इसीलिए जो फर्म्स है, यानी वो कंपनी क्या हो गई है, मारुति सुजुकी. यानी मारुति पहले अलग थी, सुजुकी अलग थी. अब क्या हो गई, ये दोनों फर्म क्या हो गई, अमलगामेट हो गई, एक हो गई हैं. तो दोनों फर्म जब अमलगामेट होती हैं तो उस केस में भी वी नीड टू नो द इवैल्यूएशन ऑफ गुडविल. नेक्स्ट केस है व्हेन पार्टनरशिप बिजनेस और फर्म इज कन्वर्टेड इनटू कंपनी. जब कोई पार्टनरशिप बिजनेस किसी कंपनी में कन्वर्ट होता है, इन दैट केस वी नीड टू नो द वैल्यूएशन ऑफ, वी नीड टू इवैल्यूएट द गुडविल. नेक्स्ट आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल. विच फैक्टर्स अफेक्ट द वैल्यू ऑफ गुडविल? Okay, now listen the topic carefully. First है efficient management. How the efficient management affects the value of goodwill? Experienced capable management leads to more profits. अगर more profits हैं तो naturally क्या होगा, goodwill भी increase होगी. Next case आता है favorable location. It means increase customer walk in and therefore increase sale. Increase sales means increase profit. More profits mean more goodwill. Next case, favorable contracts. Favorable contracts means long-term contracts for sale or purchase of goods at favorable prices. अगर हम अपनी goods को favorable prices पर, customers हमेशा क्या चाहता है, cheap and quality products. अगर हम उनको वो सब चीज़ें provide करेंगे तो ऐसे केस में सेल ज़्यादा होगी. सेल ज़्यादा होगी तो मीन्स प्रॉफिट ज़्यादा होंगे. प्रॉफिट ज़्यादा होंगे तो वैल्यू ऑफ गुडविल भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी. नेक्स्ट आता है एडवांटेज ऑफ पेटेंट. एडवांटेज ऑफ पेटेंट मीन पेटेंट्स आर नेसेसरी फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अ सर्टेन टाइप ऑफ आर्टिकल.
कोई भी आर्टिकल जो आप परचेज करते हैं तो आप उसका पेटेंट या ट्रेडमार्क ज़रूर कंसीडर करते हैं। ऐसे केस में अगर पेटेंट और ट्रेडमार्क नहीं होगा तो आप गुड्स को बाय नहीं करेंगे तो उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की सेल नहीं होगी, सेल नहीं होंगे तो प्रॉफिट्स नहीं होंगे। तो नेचुरली पेटेंट्स का भी एक एडवांटेज मिलता है गुडविल पर। अगर कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है या मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है, तो अगर उनकी प्रोडक्ट पे पेटेंट है तो इसका मतलब कस्टमर सेटिस्फाई हो जाता है पेटेंट्स और ट्रेडमार्क के जरिए, तो उसे परचेज करता है। नेचुरली उस कंपनी की सेल इंक्रीज होती है, सेल इंक्रीज होती है तो प्रॉफिट्स मोर होंगे तो नेचुरली गुडविल भी इंक्रीज होगी। क्वालिटी प्रोडक्ट्स, अगर क्वालिटी प्रोडक्ट्स मीन्स गुड रेपुटेशन फॉर द क्वालिटी ऑफ इट्स प्रोडक्ट। अगर मार्केट में आप किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते हैं, लाइक हम एग्जाम्पल लेते हैं डव सोप के लिए, तो क्वालिटी प्रोडक्ट है ना, तो नेचुरली क्वालिटी प्रोडक्ट है तो उस केस में कस्टमर उसे बाय करेगा। क्वालिटी प्रोडक्ट है, अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट है, तो उस केस में उसकी सेल ज़्यादा होगी, सेल ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट ज़्यादा होंगे तो नेचुरली गुडविल भी इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट आता है मार्केट सिचुएशन। मार्केट भी डिपेंड करती है आपका बिजनेस कौन सी कैटेगरी में है, वहां पर मार्केट भी है या नहीं है। इट मीन्स मार्केट सिचुएशन, डिमांड फॉर द प्रोडक्ट्स डेल्ट in is higher than the supply. It will lead to lower capital requirement and higher profit. Okay. Next, nature of business. Nature of business also attracts the value of goodwill. The product dealt in are in high demand although not short in supply. नेक्स्ट, पास्ट परफॉर्मेंस आपका है। कॉन्टिन्यूएशन प्रॉफिट्स इन द प्रीवियस ईयर्स लीड्स टू मोर प्रॉफिट। नेचुरली ये पास्ट परफॉर्मेंस आपकी कैसी है, डेली डेली आप कहीं बिजनेस तो नहीं आप चेंज कर लेते हैं, आपकी पास्ट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, आपने पास्ट में कस्टमर्स को बहुत अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड की हैं, तो नेचुरली उस केस में क्या होगा, क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड किया मतलब कस्टमर को सेटिस्फाई किया है, तो आज की डेट में भी कस्टमर आपसे सेटिस्फाई है तो आपकी बिजनेस की प्रोडक्ट्स की सेल ज़्यादा होगी। नेचुरली सेल ज़्यादा होगी तो गुडविल की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, राइट। नाउ नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। हाउ डू यू क्लासिफाई द गुडविल? देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुडविल, बहुत ध्यान से सुनना ये। There are two types of goodwill. First one is purchase goodwill and second one is self-generated goodwill. The goodwill for which the firm has paid consideration in cash or kind, उसे हम कहते हैं परचेज गुडविल। यू कैन से दैट कि एक कंपनी अगर दूसरी कंपनी को या एक पार्टनरशिप बिजनेस दूसरे पार्टनरशिप बिजनेस को अगर खरीद रहा है, परचेज कर रहा है, तो उस केस में वो मोर अमाउंट दे रहा है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट कंसिडरेशन से कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट जो पे कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द परचेज गुडविल। आई कैन से कि लाइक ए बिजनेस ने बी बिजनेस को 70 लैक्स में कमिटमेंट किया, लेकिन मार्केट वैल्यू उसकी 75 लैक्स है, तो वो क्या है, परचेज गुडविल। एक्स्ट्रा अमाउंट विच इज पेइंग बाय द कंपनी ए, दैट इज कॉल्ड द परचेज गुडविल। नाउ सेकंड होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो पास्ट एफर्ट्स में खुद पार्टनर्स ने अर्न करके उसको इम्प्रूव किए हैं। सो सेल्फ जनरेटेड गुडविल, नेम से ही आपको क्लियर हो रहा है, the goodwill for which firm has earned itself by the efforts of management or the partners. Clear? Now, next, what are the methods of valuation of goodwill? There are three types of there are three methods of valuation of goodwill. First one is average profit method, and second one super profit method, and third one capitalization method. Firstly, today we are just going to go through the average profit method. It is very simple method. In this method, we have to evaluate the goodwill. How we will calculate the value of goodwill? There are two types of goodwill under this method. First one is simple average profit method, and second one is weighted average profit method. Now, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम गुडविल को कैसे कैलकुलेट करते हैं? इट्स वेरी सिंपल फॉर्मूला रिटन ऑन द स्लाइड।
वैल्यू ऑफ गुडविल, एवरेज प्रॉफिट्स, आपने अपनी प्राइमरी क्लासेस में या यू कैन से सेकेंडरी क्लासेस में एवरेज प्रॉफिट्स या कैसे आपने कैलकुलेट करना है ये आपने सीखा है। एवरेज प्रॉफिट मींस टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ प्रॉफिट। जितने भी आपके ईयर्स ऑफ प्रॉफिट है उन सबको ऐड कर देना है, और जितने ईयर्स के, मान लो 5 ईयर्स के प्रॉफिट थे तो 5 ईयर्स के प्रॉफिट्स को आपने ऐड कर देना है, डिवाइडेड बाय आपने 5 कर देना है। इफ in any case there is a loss in 1 year, then you have to subtract without adding that। ठीक है, उसको ऐड के बिना उसको सब्ट्रैक्ट कर दें, बिकॉज देयर इज अ लॉस फॉर 1 ईयर। ठीक है, लॉस इज incurred by the business is 1 year, so loss is subtracted to find the total profit। so average profit is equal to total profit divided by number of years of profit। and how do you calculate the value of goodwill? Average profit multiplied by number of years of purchase। now here you need to know about the number of years of purchase। क्या होता क्या है number of years of purchase? जब कोई भी बिजनेस किसी दूसरे बिजनेस को परचेज करता है तो वो ये सोच के नहीं करता कि वो आज जो प्रॉफिट अर्न कर रहा है वो कल वो प्रॉफिट अर्न ना करे, वो उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेगा। सो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज मीन्स द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच द फर्म इज लाइकली टू अर्न सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। पहले तो वो यही सोचेगा ना, जो उसने पास्ट में या एट प्रेजेंट जो वो बिजनेस अर्न करके दे रहा है प्रॉफिट्स, वो उतना तो अर्न कर ही ले। ठीक है ना, सो इसीलिए यही बोला गया है, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज मीन्स द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच द फर्म इज लाइकली टू अर्न सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, जितना वो सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अपने फ्यूचर में भी अर्न करना चाहेगी। ठीक है, so this is called the number of years of purchase। okay, now good luck and revise again this theory topics। all the best।